मैं छात्रों, आज फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर अपनी इस कड़ी को शुरू कर रहा हूँ। वैसे प्री बोर्ड आने वाला है, एनुअल पेपर्स आने वाले हैं आप लोगों के, तो उसी संदर्भ से कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या स्मार्ट स्टडी है, किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारे प्री बोर्ड और हमारी वार्षिक परीक्षा 11th की या 9th की प्रॉपरली निपट जाए, यानी प्रॉपरली आप उसको अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग एक वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट है, 11th के लिए भी है और 9th के लिए भी है, वो है गुरुत्वाकर्षण। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में उसको ग्रेविटेशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। है क्या? तो अगर हम शुरुआत करें 11th के हिसाब से, तो आप कहेंगे कि भाई बेसिक बातें क्या है। सौर मंडल किससे बना हुआ है? सौर मंडल आपका बना हुआ है सूर्य, ग्रह, उपग्रह आदि। अब ये बात तो बहुत आसान है कि भाई सूर्य भी हम कोई जानता है, ग्रह, उपग्रह, इसमें कुछ गड़बड़ करते हैं कुछ बच्चे, और खासतौर से कोरोना काल के बाद तो बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। क्या देखिएगा, ये जो ग्रह है और ये है, इनमें अंतर क्या है? आप ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है घर। ये नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है? ग्रह। ग्रह मतलब प्लैनेट, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो खगोलीय पिंड ग्रह है, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है? उपग्रह, सैटेलाइट्स। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो, यानी कि एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? व्हाट नेचुरल आप जानते हैं, बताइए क्या? चंद्रमा। और कृत्रिम उपग्रह क्या? तो भारत ने सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा डाला था? आर्यभट्ट। कौन सा? आर्यभट्ट। जनरल नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से है, याद रखिएगा। तो अब आपको क्या पता चलिएगा? सूर्य, ग्रह, ग्रह को कैसे लिखना है, उसमें ये गलती नहीं करनी है, और उपग्रह क्या है, ये कुछ बातें पता चली आपको। अब इसके अंदर जो 30% का कोर्स कम हुआ है, उसमें कैपलर की ग्रहों से संबंधित नियम खत्म हो गए हैं। कैपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम, ये बेसिकली आपके 30% कोर्स कम होने की वजह से गायब हो चुके हैं। लेकिन कंपटीशन में एक आध भौतिकी का प्रश्न आ जाता है, तो मैं इनको मौखिक रूप से समझा रहा हूं। जो प्रथम नियम है उसे कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। प्रथम नियम या कक्षाओं का नियम, तो वो क्या कहता है? ये मैंने माना है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्स। कैसा है? अंडे की शेप का है। किस शेप का है? अंडे की शेप का है। और ग्रह क्या है? ग्रह इस दीर्घवृत्ताकार के फोकस पर स्थित है। किस पर स्थित है? फोकस पर स्थित है। तो ये जो है AB, इसे कहते हैं दीर्घ अक्ष, और ये जो CD है उसे कहते हैं लघु अक्ष। क्या कहते हैं? लघु अक्ष। ठीक, तो ये क्या है? ये फोकस है। ये कहलाता है नाभिनम। क्या कहलाता है? नाभि। नाभि मतलब फोकस, फोकस के ऊपर खींचा गया नाभिनम। तो ये क्या चीज है आपका? सूर्य। और सूर्य कहाँ है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा के फोकस में स्थित है। और ग्रह कहाँ है? तो ग्रह आपका इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है? परिक्रमण कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। तो कुछ भी शब्द आपका इस्तेमाल हो जाता है, तो हम साधारण शब्द इस्तेमाल करेंगे, चक्कर लगा रहा है।
बिल्कुल साधारण। परिभ्रमण कर रहा है, परिक्रमण लिख रहे तो आप लिख ही नहीं सकते, या जो लिखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है लिख ले, लेकिन बहुत कम बच्चा अगर शब्दों में नहीं जा रहा है कि हिंदी नहीं लिख पा रहा तो उसको क्या करना है, परिक्रमण, परिभ्रमण और चक्कर लगाना। तो हम किसकी बात इस्तेमाल करेंगे, चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या कहा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य कक्षा के फोकस पर स्थित होता है, इसे प्रथम नियम कहते हैं। द्वितीय नियम क्या, द्वितीय नियम है बेटा कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा, ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, यानी एस माना मैं कहूं ई एफ जी एच। तो ये जो एरिया है ये वाला, और ये जो एरिया है डेल टी समय में अगर मैं कहूं समान समांतराल, तो ग्रह यहां से यहां यानी कि इतना एरिया और ये एरिया आपस में कैसा है, बराबर है। तो क्या करता है कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, पार करती है। तो इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है। और इसका कारण क्या है, यह निकटतम बिंदु, तो यहाँ चाल अधिकतम होगी, याद रखिएगा चाल अधिकतम है और यहाँ चाल न्यूनतम है। इसी के ऊपर नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आप चेक करेंगे गतिज ऊर्जा पूछी थी अलग अलग पोजिशन पे, तो जितनी ज्यादा दूर होगी प्लेनेट का द्रव्यमान तो वही कम ही है, तो जहां पे ज्यादा होगा वहां गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। तो जो ये पॉइंट्स था, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था और एक यहाँ पॉइंट था, तो ये लोएस्ट हो गई चाल, तो लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी हो गई, ज्यादा चाल है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा सबसे ज्यादा हो गई। ये इसकी तुलना इसके पास है तो इसके बाद यहाँ पे, और ये इससे थोड़ा दूर है तो यहाँ हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इन पॉइंट्स को मानूं 1 2 3 4, तो V1 पॉइंट सबसे बड़ा है, फिर V4, फिर V2 और V3, और इसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी आप ले लेंगे। तो ये आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है, अगर आप चेक करेंगे तो इस प्रकार से प्रश्न फंस जाते हैं। तो जो कुछ हमें पता है उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे फंसता कि ग्रहों की गति के अंदर कौन से नियम पर ये आधारित है, तो द्वितीय नियम याद रखिएगा, कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है, तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कारण है कि कोर्स में नहीं रहा है, तो बेसिक बातें आपको समझा रहा हूं। अब है आपके पास तृतीय नियम, परिकल्प काल का नियम। तो क्या कहता है कि ग्रह के द्वारा एक पूरा चक्कर जो समय लगा रहा है उसको हम कहते हैं आवर्त काल या परिक्रमण काल। परिक्रमण काल, तो जो परिक्रमण काल का वर्ग है यानी टी स्क्वायर, यहां से यहां तक जो ये था दीर्घ अक्ष 2a, तो ए क्या हो जाएगा, अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष। तो अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए लैंग्वेज लिखने का तरीका, ठीक है, टी है ग्रह का परिक्रमण काल, ये क्या लगा हुआ वर्ग, तो ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग। ए क्या है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा की अर्धदीर्घ कक्ष, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा की अर्धदीर्घ कक्ष, और ये क्या है तृतीय घात, तो तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पूरी बात को अगर हम लगभग एक ही साथ बोले तो क्या है, किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपका तीसरा नियम था जिसे परिक्रमण काल का नियम कहते हैं।
ये क्षेत्रफलीय चाल का नियम है और ये कक्षाओं का नियम। इसे फर्स्ट सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। ये कोर्स में नहीं रहा, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से मैंने एक क्वेश्चन बताया था। यानी द्वितीय नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्या याद रखना है आपको? कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है, या काइनेटिक एनर्जी कहाँ आपकी मैक्सिमम होगी, या वेग कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ न्यूनतम होगा। तो दूरस्थ यानी बी पॉइंट सबसे दूर है तो यहाँ न्यूनतम वेग है, और ए पॉइंट यहाँ सबसे पास है तो यहाँ पर अधिकतम वेग है। अब देखिए यहाँ जो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है, आप भी रहे, तो आपने वहां पर क्या पढ़ा था? गुरुत्वाकर्षण सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियम। सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या चीज है? तो न्यूटन साइंटिस्ट हैं, 1686 में उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो पदार्थिक कणों के बीच एक कैसा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। तो सदैव पदार्थिक कण जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। लेकिन हम देखिए कुछ कुछ बुक्स में पिंड शब्द यूज होगा, पिंड। तो याद रखिएगा, अगर आप पिंड बोलोगे तो पिंड के अंदर जो उसका सेंटर ऑफ मास है वहां पर उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसको द्रव्यमान को केंद्रित मानते हैं, यानी इसको कण के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो होता क्या है कि 9th स्टैंडर्ड तक तो ये चल जाता है कि आप कहें कि विश्व में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर क्या लगा रहे हैं? आकर्षण बल लगा रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं। लेकिन यहां पर हम क्या कहेंगे? दो पदार्थिक कण, पदार्थ से पदार्थिक बना। देखिए पदार्थ, तो यहीं से पदार्थिक बन गए। तो याद रखिएगा, पदार्थिक लिखना आना चाहिए आपको। तो क्या चीज है? इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थिक कण दूसरे कण पर सदैव आकर्षण बल लगाता है। इस बल का परिमाण दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। क्योंकि बल है तो दिशा होगी, तो बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। देखिए बहुत सारे टीचर से अनुदिश लिखते हैं, वो भी एक बात है। तो माना मेरे पास दो कण है M1 से M2 और इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। तो इस परिभाषा से क्या है? F प्रोपोर्शनल M1 M2 F प्रोपोर्शनल 1/r²।
और यहाँ क्या बात आ गई, इन दोनों को एक साथ लिखा तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो कैपिटल G है ये क्या है, एक नियतांक है और इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ गई। इस फॉर्मूले पे बेसिक बात है, इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को याद करेंगे तभी आप कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या बात बोली, उस बात को अगर हम दोबारा कहें तो देखिए दोनों ये पदार्थ कण है। अगर आप पिंड बोले तो क्या करोगे, ऐसे बनाएंगे यहाँ और फिर ये, यानी इनके जो केंद्र हैं वहीं पर हम इनके द्रव्यमान मान लेंगे m1 m2 और ये बीच की दूरी। अगर फिगर ऐसी होगी तो ऐसे बनेगी और नहीं तो ऐसे बनेगी। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि वहाँ केंद्र बनाए ना और पिंड बना दे, तो बहुत ध्यान रखिएगा। अब इसको स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थी कण दूसरे कण पर सदैव आकर्षण बल लगाता है, जिसे हम कौन से बल के नाम से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। और इस बल का जो परिमाण है दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, देखो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है, तो दोनों कणों के द्रव्यमान का गुणनफल है ये, और ये अनुक्रमानुपाती है। उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच की दूरी k, देखिए वर्ग है k, अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर है, तो प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लगा और कैपिटल जी आ गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये नियम याद हो गया होगा और लिखना समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें और 9th स्टूडेंट जो है उसको जरूर याद करें। अगर कोर्स में है तो इसकी संभावना बहुत रहेगी कि इसके ऊपर कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, चाहे न्यूमेरिकल आ जाए या इसके ऊपर बोधात्मक प्रश्न आ जाए, वो बाद में बताऊंगा कैसे करने हैं। फिलहाल इस नियम को आपको याद करना, कम से कम कुछ भी ना हो तो इस फॉर्मूले को तो कंठस्थ करना ही है, यानी कैपिटल F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं। हम कहते हैं ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ कण दूसरे कण पर सदैव आकर्षण बल लगाता है। अब आप कहें कि सर कभी कभी आप उदाहरण में कहते हैं कि मैं एक पिंड हूं, तुम एक पिंड हो, माना आप अपने आप को पिंड मान लो, आपके भी द्रव्यमान है, मेरे में भी द्रव्यमान, मैं वहां बैठा हूं, आप यहाँ खड़े हैं, ऐसा क्यों नहीं कि हमारा माथा आपके माथे से धन टकरा, न्यूटन तो बेवकूफ बना रहे। कभी सोचा आपने इस प्रश्न को? 9th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं दोबारा से, तो आप ऐसा प्रश्न पूछा आपने अपने टीचर से? अगर पूछा तो उनका जवाब क्या होगा वो देखें कि ऐसा क्यों नहीं आपको महसूस होता है। देखिए कैपिटल जी का मान आप अभी पढ़ेंगे 6.67 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू। कैलकुलेशन के लिए मैं कहूँ कैपिटल एफ, जी का मान दिया मैंने 6.67 10 की पावर -11, और कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने अपना वजन 100 kg, आपका वजन मैंने 50 kg, अपने बीच की दूरी 1 मीटर मान लिया, 1 वर्ग स्क्वायर। तो आप देखिए 1 2 3, यहाँ से 3 गायब हुआ तो 10 की पावर -8, और इस 5 की गुना ऐसे करेंगे तो देखो 35 33 33, यानी 3.335 10-7 मीटर, क्योंकि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो बहुत ध्यान रखना है, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं इसलिए +1, जितने स्थान में है उतना +1 किया, तो एक स्थान है +1 किया तो -8 से -7 हो गया। ये कई बच्चे नहीं जानते, जो नहीं जानते उनको आज समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। अब 10 की पावर -7 कितना छोटा है, इतना छोटा कि हमें महसूस ही ना होगा बल, तो इसलिए आप और हम में ये बल काम करता है, लेकिन इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि नगण्य हम उसको महसूस ही नहीं कर पाते। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, भाई सर हमें जब महसूस ही नहीं कर सकते तो सर को पढ़ाने का फायदा क्या, पढ़ा क्यों रहा हूं मैं? तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मैं जहां पहुंचाना चाहता था वहां पहुंचा दिया मैंने आपको। इसका महत्व क्या है तो आप देखेंगे
चंद्रमा है, चंद्रमा का वजन बहुत ज्यादा, पृथ्वी का वजन यानी भार यानी द्रव्यमान बहुत ज्यादा, तो उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो नगण्य नहीं है। तो वो जो आकर्षण बल है उसके कारण क्या होगा, आप देखो उसके कारण क्या होगा, उस आकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। जब आप समुद्र के किनारे कभी गए हो नॉर्मल डेज में भी, तो आप क्या देखते हैं कि दिन में समुद्र पीछे होता है, जैसे जैसे रात होती है समुद्र आगे बढ़ा जाता है, और कई जगह लिखा होता है कि खतरे का निशान होता है कि इसके बाद आप यहाँ नहीं खड़े होगे, सनसेट के बाद पूरी समुद्र ऊपर बढ़ आएगा और आप बह जाओगे। तो क्या कारण, जैसे जैसे चंद्रमा निकला उसने आकर्षण शक्ति लगाई, आकर्षण शक्ति लगी तो पानी के तल को ऊपर लिया, जैसे पानी के तल को ऊपर लिया पानी ऊपर की तरफ आएगा नहीं कि उसका तल इंक्रीज कर जाएगा। और पूर्णिमा वाले दिन ये कैसा होगा, और ज्यादा हो जाता क्योंकि चंद्रमा तो पूरा निकल गया। तो उस दिन क्या होगा, भाटा है ज्वार, तो ज्वार भाटा में ज्वार बोलते हैं यानी कि ऊपर आना पानी का। और अमावस्या वाले दिन जिस दिन चंद्रमा निकला ही नहीं तो उसका आकर्षण था ही नहीं, तो जो जल था यानी पानी था समुद्र का वो क्या हो जाएगा, और पीछे खिसक जाएगा, और पीछे से तो उसे कहते हैं भाटा। तो ज्वार भाटा को आप इस नियम की सहायता से समझा सकते हैं। दूसरा क्या, जीव जंतु हैं, पेड़ हैं, हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, तो क्यों पृथ्वी पर हम टिके हैं, इस बल के कारण। और कौन सी बात है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है, किसके कारण, इस नियम के कारण यानी इस बल के कारण। ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं तो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व क्या अगर ये पूछ रहे तो आप इन चार में से कोई 2 पॉइंट नंबर ये देखना है कि आपके कितने नंबर उसमें दे रखे हैं। अगर उसने 3 नंबर का दिया 3 पॉइंट दो, 2 नंबर का है तो भी 3 पॉइंट दो, 1 नंबर का तो 2 पॉइंट या 1 पॉइंट देकर आप उसको समाप्त कर सकते हैं अपनी बात को। और खास तौर से क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व क्या है। देखिए आगे बढ़ते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बात करता हूं। एक बड़ा है यहां पर कैपिटल जी बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्यों कहते हैं, इस नियतांक को स्थिरांक भी बोलते हैं। तो सार्वत्रिक क्यों बोले, तो क्या है, ये कणों की प्रकृति पर, कणों के बीच के माध्यम पर, कणों के बीच की दूरी पर, ये किसी बात पर निर्भर नहीं करता है, ताप पर, दाब पर, किसी बात पर निर्भर नहीं करता। इसी कारण से इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जो कि कणों की प्रकृति पर, उनके बीच के माध्यम पर, उनके बीच की दूरी पर किसी बात पर निर्भर नहीं कर रहा, ताप पर, दाब पर, इस पर निर्भर नहीं करता। इसे क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान मैंने बताया था कितना था, कंठस्थ करना है आपको न्यूमेरिकल करने के लिए। और इसे किसने निकाला था, सर्वप्रथम कैवेंडिश ने निकाला था। किसने निकाला था, कैवेंडिश, साइंटिस्ट का नाम है कैवेंडिश। प्रायोगिक रूप से कितने सिद्ध किया, कैवेंडिश ने इसको सिद्ध किया। कैप्टन जी का मान लिखना होता है। देखिए सिस्टम चेंज करते हैं, मैं डाइन लिया हूं तो यहाँ -8 के आसपास आ जाएगा। ये 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी ग्राम स्क्वायर में ये क्या आ जाएगा, -8 के आसपास आ जाएगा। उसको ध्यान रखिएगा पद्धति पर, यही यहाँ पर अगर ये वैल्यू है तो वैल्यू के ऊपर क्योंकि न्यूटन है और फिर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो पावर्स में चेंज हो जाती है। तो मात्रक की पद्धति पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चेंज होगी तो जी की वैल्यू में यहाँ पर परिवर्तन आ जाएगा आपका। अब इसके अंदर और क्या फैक्टर आता है, इसकी परिभाषा। तो देखो यदि मैं m1 बराबर m2 बराबर 1 ले लूं, r बराबर 1 ले लूं, तो कैपिटल G बराबर कैपिटल F आ जाएगा। तब यह अब G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है, कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल F क्या, गुरुत्वाकर्षण बल है। m1 m2 क्या है, पदार्थिक कण है। एक क्या है, उनका परिमाण एकांक है। r क्या है, उनके बीच की दूरी है, वो भी एक है, तो वो भी कैसा है, एकांक है।
तो क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस बल को कहते हैं जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थिक कणों के बीच कार्य करता है। अब इस बल को आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल लिखने की बात है, तो सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं जो एकांक दूरी पे रखे एकांक द्रव्यमान वाले पदार्थिक कणों के बीच कार्यरत है, कार्य कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2 नंबर के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट याद रखिए। और आगे बढ़ते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखिए यहां पर आता है स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसका बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। कहां, अपने आर्टिकल्स में। ये पृथ्वी है, गोला माना है, केंद्र वो है, सामस द्रव्यमान को हमने ऊपर केंद्रित मान लिया। जैसे मैंने कहा था अगर मैं पिंड को गोला मानूंगा तो उसके द्रव्यमान को कहां केंद्रित मानूंगा, उसके केंद्र पर केंद्रित मानूंगा। देखिए मेरा पूरा गोला नहीं बन रहा, उसमें तो यहाँ सरफेस है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और त्रिज्या कितनी है, आर है। तो माना पृथ्वी का केंद्र O है, द्रव्यमान कैपिटल M ही है जो उसके केंद्र पर केंद्रित है, कैपिटल R उसकी त्रिज्या। और माना स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है या पृथ्वी तल से कुछ ऊपर स्थित है, लेकिन जो ऊंचाई है, माना मैं छत पर बैठा हूं और 10 मीटर है, तो h इज वेरी वेरी लेस देन RE, क्योंकि RE का मान होता है लगभग 6400 किलोमीटर और ये 10 मीटर है, तो इस तुलना में ये कैसा है, नग्न है। तो कुछ ऊपर स्थित है या पृथ्वी तल पर, मतलब एक ही बात है, यानी कि हम h को क्या कर सकते हैं, नग्न मान सकते हैं। तो अब आप देखो कितना काम करेगा इसमें, कैपिटल F बराबर आप देखो फॉर्मूले में कैपिटल E तो कैपिटल E है, M1 कैपिटल M है, M2 स्मॉल m है और RE उनके बीच की दूरी है, तो RE स्क्वायर। तो ये फैक्टर आपके पास आ गया, यानी समीकरण। अब आपको पता होना चाहिए भाई G क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू किया होगा। क्या पढ़ा आपने, अभी हमने पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थिक कण क्या कर रहा है, दूसरे पदार्थिक कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। माना एक वस्तु हो जाए और दूसरी पिंड जो है वो पृथ्वी हो जाए, तो उनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसको कहते हैं गुरुत्व। और कोई वस्तु को हम किसी ऊंचाई से क्या कर दें, मुक्त रूप से गिरा दें, मुक्त रूप से गिरा दें मतलब उसका यहाँ पर ऐसे ना फेंके, आराम से छोड़ देंगे। मुक्त रूप से गिरने में एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए हमेशा कि वहां प्रारंभिक वेग 0 है, मुक्त रूप से छोड़ दे तो स्मॉल u 0 है। तो जैसे जैसे वो पृथ्वी की चूंकि पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगी, तो किसी भी वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्व कहते हैं। और गुरुत्व के अंतर्गत जब वस्तु चलती है तो प्रति सेकंड उसके वेग में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, गुरुत्व त्वरण कहते हैं, उसको स्मॉल g से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो आपने क्या पढ़ा था, F बराबर m, F है, m वो वस्तु का द्रव्यमान है और a यहां पर स्मॉल g है, तो F बराबर mg। इसका मतलब है यहां जो गुरुत्व है वो क्या है,
तो उस वस्तु से संबंधित यानी कौन सी भौतिक राशि उस वस्तु से को दिखा रहा है, तो उसका भार दिखा रहा है, यानी W बराबर mg। यानी जिस बल से पृथ्वी जिसको खींच रही है वो बल वस्तु का भार दर्शाता है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए वस्तु का भार वो बल है जिससे वह वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचती है, पृथ्वी अपने केंद्र को जिस बल से उसे खींचती है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, भार कहलाता है, वेट कहलाता है। तो कैपिटल F बराबर क्या आ गया, mg, कैपिटल G mem अपॉन r स्क्वायर, और स्मॉल m से स्मॉल m कट गया तो स्मॉल g बराबर कैपिटल G me अपॉन r स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यानी G me g r स्क्वायर, यानी ये बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। आपसे पूछेगा ये मान किसके बराबर नहीं है, तो एक बार अंडर रूट में दे देगा, एक ऐसे दे देगा, कुछ और दे देगा, एक बार स्क्वायर हटा देगा, एक बार जी बटे आधी स्क्वायर कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मान किसके बराबर। तो एक नंबर का भूखंड पे बन गया। अब यहां से क्या हो सकता है, आपसे कहे कोई कि भाई पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करो और कुछ भी ना दे, कुछ भी ना दे, तो क्या करोगे, फॉर्मूला ये है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, mv g r स्क्वायर अपॉन कैपिटल, ये 9.8, 6400 किलोमीटर तो 6.4 10 की पावर 6 का वर्ग है, तो स्क्वायर 6.67 माइनस 11, तो लगभग 6 गुना 10 की पावर 24 के जी आ जाएगा। तो आपका निकल गया एक न्यूमेरिकल। एक और अगर आपसे कहे कि भाई पृथ्वी का घनत्व ज्ञात कर, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा m बराबर यानी द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व। बस यहीं से चेक करें, क्योंकि गोला माना है तो 4/3 पाई r e क्यूब रो g r स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अब आप देखो इस क्यूब से स्क्वायर काटूंगा तो एक r यहां बच जाएगा, तो आपके पास रो बराबर आया 3g। देखिए ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो कीजिए 4 पाई r e g। अब ये मान को अगर मैं रखूं तो लगभग 5.5 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब इसका जवाब आता है। मान रखने पर जी का मान वही है तो यहाँ रखा है, आगे का मान भी वही रखा है, कैपिटल जी का मान भी वही रखा है। यहाँ वैल्यू पढ़ लो, पाई का मान 3.14 है और वैल्यू पुट करके तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए तो यहाँ पर 3 बातें आपको पकड़ में आ गई इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। अगर मैं कहूँ ग्रह का गुरुत्व तो क्या करेंगे, जी की जगह जीपी मतलब प्लैनेट, कैपिटल जी ये एमपी और ये आरपी का होल स्क्वायर। मैं कहूं चंद्रमा का तो जी चंद्रमा के लिए एम, कैपिटल जी कैपिटल एम सफिक्स एम आर एन का स्क्वायर। तो ये एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप अलग अलग तरीके से मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल्स में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, धन्यवाद आज के लिए, लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा, कोरोना काल है, मास्क लगा के रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको फुल्ली फॉलो करना है आपको। आज इसी बात पर बंद करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक नंबर 2 ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 एक याद रखना है ग्रहों की गति में कौन सा नियम संरक्षित रहता है, तो कोणीय समीकरण नियम संरक्षित रहता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है। थैंक यू।